हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं और फिर इसे समझेंगे। प्यारे साथियों, अब आपको आपके स्क्रीन पर संकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा। साथियों, संकरण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसी संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन के खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता लिखा हुआ है लिनस पॉलिंग। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में खोज किए थे लिनस पॉलिंग और वह किए थे 1931 में अर्थात 1931 ईस्वी में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन का खोज कब और किसने किया? तो हाइब्रिडाइजेशन का खोज 1931 ईस्वी में लिनस पॉलिंग ने किया था। अब हम लोग इसकी परिभाषा को जानते हैं। संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखा हुआ है, जब समान ऊर्जा वाले परमाणु के विभिन्न कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मतलब है साथियों कि जब ऊर्जा समान हो, समान ऊर्जा वाले जब परमाणु के अलग अलग कक्षक, परमाणु सेम हो और उसमें अलग अलग कक्षक हो, तो जब समान ऊर्जा वाले परमाणु के अलग अलग कक्षक अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके और नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसी प्रक्रिया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए साथियों? हाइब्रिडाइजेशन किससे कहेंगे? तो जब समान ऊर्जा वाले परमाणु के विभिन्न कक्षक, समान ऊर्जा वाले परमाणु के विभिन्न कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार। साथ ही हाइब्रिडाइजेशन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से सभी हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, जिसमें से हमारा पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। पहला है हमारा कि sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन किसे कहेंगे? तो जब एक एटॉम का साथियों यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है sp, s कितना है? 1 है और p कितना है? यह भी 1 है। तो जब एक एटॉम का 1s और 1p, यहाँ sp है तो s भी 1 है और p भी 1 है, तो हम लोग कहेंगे जब एक एटॉम का 1s तथा 1p ऑर्बिटल मिलकर दो नए कक्षक, कितना बन जाएगा? एक s और एक p, तो क्या हो गया? 2 हो गया। तो जब एक एटॉम का 1s 1p ऑर्बिटल मिलकर नए कक्षक का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो नया कक्षक का निर्माण होगा उस नए निर्मित कक्षक को कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड। जो नया कक्षक है उस कक्षक को कहेंगे sp हाइब्रिडाइज्ड, और यह जो नया कक्षक बनाने का जो प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस हुआ, उसे कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो साथियों बॉन्ड एंगल होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री का, और शेप कैसा रहेगा? तो शेप रहता है इसका लीनियर अर्थात रैखिक होता है। और एग्जाम्पल के रूप में sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? BeCl2, C2H2, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अभी तो हम बस सीधे हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल, बाद में आगे चल के हम लोग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, इसे निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को भी हल करके देखेंगे कि कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, sp2 कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे प्रकार sp2 को देखेंगे। साथियों, हम लोगों ने अब हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे प्रकार sp2 हाइब्रिडाइजेशन को लिख लिया। अब इसे समझते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे साथियों देखिए s कितना है? 1 और p कितना है? 2। p है 2 और s है 1। तो हम लोग कहेंगे जब एक परमाणु का 1s तथा 2p, क्योंकि यहाँ p कितना है? 2 और s कितना है? 1, तो 1s तथा 2p, जब एक परमाणु का 1s तथा 2p ऑर्बिटल मिश्रित होकर तीन नए कक्षक, कितने कक्षक बन जाएगा? s का 1 और p का
2, कुल मिला के हो गया 3। तो जब एक परमाणु का 1s तथा 2p ऑर्बिटल मिश्रित होकर 3 नए संकरित कक्षा का निर्माण करता है तो इसे हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इससे जो नया कक्षक बना तो इस नए निर्मित कक्षक को क्या कहेंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नए कक्षक को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और जो sp2 बनाने का यहाँ जो प्रोसेस हुआ इसे कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे एग्जांपल में है BCl2 C2H4। अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप की बात करें तो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय समतलीय, और इसके बीच बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के तीसरे प्रकार sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। साथियों, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के तीसरे प्रकार sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लिखा है, अब इसे हम लोग समझते हैं। साथियों, यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है जब एक एटॉम का 1s तथा 3p, डेफिनेशन बनाना बिल्कुल इजी है साथियों। यहाँ पे sp3 है, sp3, तो s कितना है साथियों? 1, और p कितना है? 3। तो कहेंगे जब एक एटॉम का 1s तथा 3p और दोनों मिलकर कितना बनाएगा? तो s 1 है और p 3 है, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो जब एक एटॉम का 1s तथा 3p, 1s तथा 3p, जब एक एटॉम का 1s तथा 3p कक्षक निर्मित होकर, जब एक एटॉम का 1s तथा 3p कक्षक मिश्रित होकर 4 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ साथियों देखने वाला s कितना है? 1, और p कितना है? 3। तो जब एक परमाणु का 1s तथा 3p कक्षक मिश्रित होकर 4 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है? शेप होता है टेट्रागोनल, और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। जैसे एग्जांपल में कौन सा है sp3 का? तो CH4 C2H6, यह सब हमारा क्या हो गया? एग्जांपल हो गया किसका? sp3 का। हम लोग इसको निकालना भी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से एकदम ट्रिक के साथ सीखेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशन और थ्योरी को देख लेते हैं। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अगले प्रकार को लिखते हैं और फिर उसे भी समझेंगे। साथियों, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अगले प्रकार sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे साथियों लिखा हुआ है जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 1d कक्षक मिश्रित होकर 5 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। साथियों, यहाँ पे नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, नाम है sp3d। sp3, s कितना है? 1 है, p कितना? 3, और d 1। तो हम कहेंगे जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 1d आपस में मिलकर, और टोटल हो जाएगा कितना? तो 3 1 4 1 5, 5 नए कक्षक बनाएंगे। तो जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 1d कक्षक मिश्रित होकर 5 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका शेप कैसा होगा? शेप होता है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एग्जाम्पल के रूप में क्या है? XeO2F2 SF4, यह सब का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3d। अगला प्रकार है इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे s कितना है? 1। तो हम लोग कहेंगे जब एक एटॉम का 1s 3p और 2d, जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 2d कक्षक आपस में मिलकर कितने कक्षक? 6 नए कक्षक। यहाँ कितना हो गया? s1 p3 तो हो गया 4, और d2 तो हो गया 4 2 6, तो 6 नए कक्षक का निर्माण करेगा। तो हम कहेंगे जब 1s 3p तथा 2d कक्षक आपस में मिश्रित होकर 6 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 का शेप ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के रूप में XeOF4 XeF6, यह सब किसका एग्जाम्पल है? यह सब एग्जाम्पल है sp3d2 का। और अगला हम लोग देखते हैं अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए साथियों s कितना? 1, p कितना? 3, और d है 3, और बनाएगा टोटल कितना? तो 3 3 6 और 1 7 बनाएगा।
तो जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 3d ऑर्बिटल कितना, जब एक एटॉम का 1s 3p और 3d ऑर्बिटल मिश्रित होकर 7 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इसका शेप कैसा होगा, शेप होता है इसका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और एग्जाम्पल के रूप में क्या है, IF7, XCF7, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, sp3d3 का। अगला है sp3d4, sp3d4। यहाँ पे साथियों कितना नए कक्षक बनेगा तो हम लोग देख लेते हैं जोड़ के, s1p3 तो हो गया 4 और d4 तो 4 4 8, अर्थात 8 नए कक्षक का निर्माण होगा। तो जब एक एटॉम का 1s, यहाँ s कितना 1 तो 1s, p कितना है 3 तो 3p और d कितना है 4 तो 4d, अर्थात जब एक एटॉम का 1s 3p तथा 4d कक्षक मिश्रित होकर 8 नए कक्षक का निर्माण करता है तो इसे हम लोग sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। शेप की यदि बात करें तो sp3d4 का शेप होता है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और एग्जाम्पल के रूप में XCF8। अब ये तो साथियों हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, इसी तरह से और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एकदम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं साथियों। अब हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक को लिख लिया, अब इसे हम लोग समझते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंटर एटॉम का होता है। याद रखिएगा साथियों कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकलता है तो वह किसका निकलेगा, हमेशा निकलेगा सेंटर एटॉम का। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर एनी सेंटर्ड एटॉम, यहाँ लिखा हुआ है फॉर एनी सेंटर्ड एटॉम, किसी भी सेंटर्ड एटॉम के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक को जानते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है साथियों, नंबर ऑफ अटैच्ड एटॉम प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड नंबर ऑफ अटैच्ड एटॉम प्लस लोन पेयर, या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर मान लिया जाए साथियों हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन किसी यौगिक का निकालना है और उसका यदि हम लोगों को संरचना नहीं आता है बनाने, तो संरचना जब नहीं आता है तो वैसे स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नंबर ऑफ अटैच्ड एटॉम प्लस लोन पेयर। मतलब जिस परमाणु का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, जिसका निकालना होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, सेंटर एटॉम का, तो सेंटर एटॉम के साथ कितने एटॉम अटैच हैं और सेंटर एटॉम का लोन पेयर कितना हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा उससे। या फिर अगर संरचना बनाने आता है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर संरचना बनाने आता है तो हम बॉन्ड गिनती कर लेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या और प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे दोनों में क्या किया गया है, ऐड किया गया है। और दोनों को जोड़ने के बाद यदि यहाँ लिखा हुआ है इफ द टोटल एडिंग नंबर आर कमिंग, मतलब यदि यहाँ हम लोग जो जोड़ रहे हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटॉम प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दोनों में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद यदि वह संख्या 2 आ जाए तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, s1 और p1 कितना हो गया, 2 हो गया। और यदि जोड़ने के बाद 3 आ जाए तो s1 और p2 हो जाएगा। फिर अगर जोड़ने के बाद 4 आ जाए तो sp3, जोड़ने के बाद 5 आ जाए तो sp3d। अब यहाँ साथियों देखने लगा कि sp4 क्यों नहीं हुआ, यहाँ sp4 क्यों नहीं हुआ, यहाँ तक तो sp3 तक आया, sp, sp2, sp3, अगला sp4 क्यों नहीं हुआ। तो याद रखिए साथियों कि हाइब्रिडाइजेशन वहीं तक होता है, उसका लिखते हैं जितना उसका इलेक्ट्रॉन होता है उस रखने का क्षमता उससे आधा। जैसे s का इलेक्ट्रॉन कितना क्षमता है 2, s 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, p 6 रखता है, d 10 और f 14। तो s 2 रखता है तो हाइब्रिडाइजेशन में कई भाग लेगा, 1 ठो। और p इलेक्ट्रॉन कितना लेता है भाग, कितना रखता है, p रखता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो p कितना तक जाएगा, 3 तक जाएगा। और d रखता है 10 ठो तो ये जाएगा d 5 तक, और f जाएगा 14 रखता है तो यह जाएगा 7 तक। तो अब हम लोग देखिए कि p का कितना देख रहे हैं, p का देख रहे हैं क्या कितना तक जाएगा, 3 तक। यहाँ तो sp3 आ गया, तो अब d के बाद p के बाद किस में घुस जाएगा, अब घुस जाएगा d में, तो sp3d। अगर टोटल नंबर ऑफ एडिंग अर्थात जोड़ने के बाद यदि 6 आ जाए तो पहला होगा s, उसके बाद p कहाँ तक जाएगा, 3 तक, तो 3 कितना हो गया 4, अभी भी 2 बचा हुआ है तो d वाला d में चले जाएगा 2, तो हो गया sp3d2। अगर 7 आ जाए तो 7 आएगा तो क्या होगा sp3d3, 8 आ जाए तो sp3d4। अब ये sp3d5 भी होगा, sp3d5 के बाद अब यहाँ 5 रह जाएगा, 5 का हम यहाँ 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि d रखता है कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 रखता है, तो 10 का आधा कितना 5, तो ये 5 तक ही जाएगा। अगला आ जाएगा सीधे sp3d5f, फिर sp3d5
F2 ऐसे हो जाएगा। साथियों इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग कुछ हाइब्रिडाइजेशन को निकालना सीखते हैं। साथियों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रहेगा तो आसानी से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाइएगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पे निकालना है CH4, तो CH4 में अगर यहाँ देखें तो सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम वो होता है जो बीच में होता है। तो अगर हम लोग इसका हम लोग संरचना बना दें तो बनेगा इस तरह से, चारों तरफ H होता है, ये हो गया हमारा संरचना। तो बीच में कौन आ गया? कार्बन। तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। तो इसी सेंट्रल एटम का हम लोग क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर का क्या मतलब होता है साथियों? लोन पेयर का मतलब है कि जो अभिक्रिया में भाग नहीं लिया। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जहां जहां तो उसका नाम क्या रहता है? सिग्मा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4 प्लस। अब लोन पेयर कितना इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया, तो किसका देखना है लोन पेयर? लोन पेयर देखना है जो सेंटर एटम, यहाँ सेंटर एटम कौन है हमारा? यहाँ है हमारा सेंटर एटम कार्बन। तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p2। तो इसका बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 4, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसमें भाग कितना ले लिया है? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और 4 भाग ले लिया, 4 का 4 भाग ले लिया, तो लोन पेयर एक भी नहीं बचा, 0। तो लोन पेयर 0 इज इक्वल 4 हो गया आप जोड़ने के बाद। और जब एडिंग नंबर 4 होगा तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? S1 और P3 कितना हो गया? sp3। इस तरह से हम लोगों ने CH4 का हाइब्रिडेशन निकाल लिया। अगला हम लोगों का एग्जाम्पल होगा H2O। H2O अब हम लोग यहाँ हाइब्रिडेशन के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर, तो उस पर देखते हैं। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे साथियों हमारा सेंट्रल एटम कौन होगा? तो हाइड्रोजन दोनों तरफ से होगा और बीच में होगा ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन हो गया बीच में, यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे है लिखा हुआ फॉर्मूला नंबर ऑफ अटैच एटम। अटैच एटम मतलब जुड़ा हुआ। ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन जुटा है? 2 एटम। तो नंबर ऑफ अटैच एटम कितना? 2 प्लस। अब लोन पेयर, तो हम लोग पहले जो सेंट्रल एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। ऑक्सीजन, इसका परमाणु संख्या होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार बनता है इसका 1s2 2s2 2p4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसमें से भाग कितना लिया है? हाइड्रोजन को एक इधर दिया और एक इधर, यानी कि 2 ठो भाग ले लिया, तो बचा 4। तो यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है और पेयर के रूप में कितना होगा? जोड़ा के रूप में, तो जोड़ा के रूप में 2 ही बचेगा। तो लोन पेयर कितना? 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। और टोटल नंबर ऑफ एडिंग जब 4 आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? S1 और P3। तो इसका भी हो गया क्या चीज? sp3। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं IF7। हाइब्रिडेशन का पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखते हैं अटैच, यहाँ पे सेंटर एटम कौन होगा? जो बीच में होगा। यहाँ F7 हो गया तो सातों तरफ से आ जाएगा, तो बीच में कौन हो जाएगा हमारा? बीच में हो जाएगा हमारा आयोडीन। तो आयोडीन के साथ कितना अटैच है? 7 गो। तो नंबर ऑफ अटैच एटम 7 प्लस। अब रहा लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए सबसे पहले हमको आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखना होगा। तो देख लेते हैं। आयोडीन, इसका परमाणु संख्या होता है 53 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है क्रिप्टॉन प्लस 5s2 4d10 5p5। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन,
तो बाहरी कौन है, 5 आया है, तो 5 2 ठो यहाँ पे और 5 ठो यहाँ पे, कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, और 7 गो है आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और भाग कितना इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन का गो है यहाँ 7, 7 में एक फ्लोरीन कितना लेता है, एक फ्लोरीन लेता है 1 इलेक्ट्रॉन भाग, तो 7 गो मिलकर 7 गो ले लिया, तो आयोडीन के पास कुछ बचा ही नहीं, अर्थात लोन पेयर कितना हो गया 0, तो 7 + 0 कितना हो गया 7, और जब 7 आया तो S1 और P मैक्सिमम कितना जाता है, P जाता है 3 तक, तो sp3, अब क्या बच गया हमारा 4 गो अभी और है, यहाँ D3 और 1, यहाँ जब sp3 आया है तो यहाँ है टोटल 7, sp3 3 और 1 4 हो गया, अभी भी 3 को बचा हुआ है, तो D कितना हो जाएगा 3 हो गया, sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं साथियों। हमारा अगला एग्जाम्पल है XeF4, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का सूत्र क्या है, नंबर ऑफ अटैच एटॉम प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अटैच एटॉम, यहाँ सेंटर एटॉम कौन होगा, तो बीच में रहेगा हमारा कौन सा, जेनोन रहेगा, और चारों तरफ से F4, तो सेंटर एटॉम हमारा हो गया कौन सा, जेनोन अर्थात Xe। तो इसके साथ अटैच कितना है, F4 गो है, तो अटैच एटॉम 4। अब रहा लोन पेयर, तो लोन पेयर के लिए सबसे पहले हम लोग सेंटर एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। सेंटर एटॉम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसका है, हम लोग देखते हैं, अगर इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा 5 आया है, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक फ्लोरीन कितना लेता है, एक फ्लोरीन लेता है 1 एटॉम, तो सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 फ्लोरीन मिलकर कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 4 गो, और जेनोन के पास है कितना 8, 8 में से 4 चले गया तो बचा 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर अर्थात जोड़ा के रूप में कितना बचेगा, जोड़ा के रूप में बचेगा 2, तो यहाँ कितना हो गया 2। तो अब एडिंग करके कितना होगा 4 2 6 हो गया। तो जब 6 हो गया तो कैसे लिखेंगे, sp मैक्सिमम कितना जाएगा 3 तक, sp3, अब कितना हो गया टोटल 3 1 4 गो, अभी क्या बचा हुआ है 2 ठो और, तो D के पास कितना हो जाएगा 2, तो हो गया sp3 D2। अगला होगा हमारा XeOF4। अब यहाँ पे साथियों देखना है कि फ्लोरीन 4 गो है, ऑक्सीजन 1 गो और जेनोन भी 1 है, तो अब कौन सा सेंटर एटॉम होगा, जेनोन होगा या फिर, हमारा अगला एग्जांपल है XeOF4। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है कि Xe भी एक ठो है और O भी एक ठो है, तो दोनों में कौन होगा हमारा सेंटर एटॉम। तो अगर बराबर संख्या में, जैसे X भी 1 है और O भी 1 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका वही हमारा सेंटर एटॉम बनता है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे 8, तो जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8 और ऑक्सीजन का है 6, तो ज्यादा इसका हो गया, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वही बन जाएगा हमारा सेंटर एटॉम। तो सेंटर एटॉम हमारा हो गया कौन सा, Xe हो गया। अब जब Xe सेंटर एटॉम हो गया है तो सेंटर एटॉम के साथ अटैच एटॉम कितना है, तो हमारा अटैच एटॉम है 5, 4 गो फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, तो हो गया अटैच एटॉम 5 प्लस। अब लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना भाग नहीं लिया है, तो जेनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, अभी हम लोगों ने देखा था 8, 8 में से 1 गो फ्लोरीन लेता है 1 ठो, तो 4 गो मिलकर 4 गो ले लिया, तो 8 में से 4 गया तो बचा अब 4, और ऑक्सीजन कितना लेता है 2 ठो, तो 2 ठो और घटा दिए, तो अब कितना बचा, अब बचा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो पेयर के रूप में कितना हो जाएगा 1, पेयर के रूप में हो गया 1, तो 5 1 6, और जब 6 आया है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, sp कितना जाता है 3, 3 1 कितना हो गया 4, अभी हमारे पास कितना है 2 और है, तो D को दे देंगे कितना 2। अब हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन कितना, sp3 D2। अगला हमारा एग्जाम्पल है XeO2F2, तो इसमें तो सिंगल है जेनोन, तो जेनोन हमारा क्या होगा सेंटर एटॉम, सेंटर एटॉम के साथ अटैच कितना है, 2 ठो ऑक्सीजन है और 2 ठो फ्लोरीन है, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, तो हमारा कितना हो गया अटैच एटॉम 4 गो हो गया अटैच, प्लस लोन पेयर कितना है, जेनोन के पास रहता है कितना है 8 रहता है, इसमें से 2 फ्लोरीन मिलकर ले लेगा 2 ठो, तो अब बचेगा 6, और 6 में से हमारा जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन एगो कितना लेता है, एगो लेता है हमारा 2 ठो, तो 2 गो मिलकर कितना ले लेगा 4 गो, तो इसमें से 4 और माइनस हो गया, तो अब कितना बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो पेयर के रूप में कितना होगा
1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। जब 5 आ गया तो क्या हो जाएगा sp3 और d। अब देखिए p3 को एक ठो s, तो 4 को एक ठो d, 5 हो गया, तो हो गया हमारा इसका डायरेक्शन कितना sp3d। हमारा अगला एग्जांपल है XeO3। तो X यहाँ पे सेंटर एटम कौन बन जाएगा Xe जेनॉन, तो जेनॉन के साथ अटैच कितना है 3, तो 3 प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है और इसमें से 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन लेता है 2 ठो, तो 3 ऑक्सीजन लेगा कितना 6। और जब 3 ऑक्सीजन 6 ले लिया तो इसके पास 8 था, 8 में से 6 गया तो बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो पेयर के रूप में कितना बचेगा, पेयर के रूप में बचा हमारा 1, तो 3 कितना हो गया 4, तो इसका क्या हो जाएगा S और P कितना हो जाएगा 3, 3 1 4 हो गया ना, तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हमारा अगला है SF4। SF4 यहाँ पे सेंटर एटम देखिए, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बराबर लिखा हुआ है सूत्र नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर। साथियों अगर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ अटैच एटम, तो बहुत कम जगह पे हम लोगों को संरचना बनाना पड़ेगा, बिना संरचना का ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ अटैच्ड एटम, इसमें सेंटर एटम कौन होगा जो कम है, तो सल्फर, सल्फर सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम के साथ अटैच कितना है 4 गो, तो 4 प्लस लोन पेयर। तो हम लोग सेंटर एटम लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो हम सल्फर का परमाणु संख्या आता है 16, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया गया है नियोन प्लस 2s2 प्लस 2p4। बाहरी कक्षा कितना आया 2, 2 में कितना है 4 यहाँ और 2 यहाँ, 4 2 6 हो गया हमारा। तो जब 6 हो गया है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसमें से भाग कितना लिया, एगो फ्लोरीन का एगो लेता है, एक फ्लोरीन लेता है एक ठो, तो 4 फ्लोरीन मिलके 4 गो, तो 4 गो ले लिया, यहाँ 6 था, 6 में से 4 चलेगा तो बचा 2, तो पेयर के रूप में कितना जोड़ा के रूप में हो जाएगा 1, तो 4 1 हो गया हमारा कितना 5, तो 5 होगा तो क्या बन जाएगा sp3, 3 और 1 4 हो गया, अब डी रह जाएगा एक ठो sp3d, ये निकल गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा BeCl2। Be इसमें सेंटर एटम कौन है, सेंटर एटम हमारा B ही बनेगा क्योंकि क्लोरीन दोनों तरफ से रहेगा, तो सेंटर एटम B, तो सेंटर एटम के साथ अटैच कितना है 2 ठो, तो 2 प्लस लोन पेयर। लोन पेयर के लिए पहले वही करना है हम लोगों को, सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है। तो B का परमाणु संख्या होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 1s2 2s2, बाहरी में कितना आ गया 2, अर्थात जितना बाहरी कक्षा में होगा वही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, और यहाँ क्लोरीन का एगो है 2 ठो, एक क्लोरीन कितना भाग लेता है, एक क्लोरीन लेता है 1 ठो, 2 गो मिलके 2 ले लिया, तो बेरिलियम का तो 2 ठो ले ही लिया, तो कुछ बचा ही नहीं, लोन पेयर हो गया हमारा 0, तो अब क्या हो गया 2, तो 2 आएगा तो 1 ठो S 1 ठो P, क्या हो गया हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। अगला क्वेश्चन है हमारा BeCl3। अब यहाँ BeCl3 क्लोरीन 3 गो है और B हमारा 1 ठो है, तो सेंटर एटम हमारा कौन हो जाएगा B, सेंटर एटम के साथ अटैच कितना है 3 ठो, तो अटैच एटम नंबर ऑफ अटैच एटम 3 प्लस लोन पेयर। बोरॉन का अगर परमाणु संख्या देखिए तो कितना होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ बनाया गया है, तो बाहरी कक्षा में कितना आ गया 2 और 1 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया 3। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और यहाँ एगो क्लोरीन कितना लेता है 1 ठो लेता है, एक क्लोरीन लेता है 1, तो 3 क्लोरीन मिलकर ले लेगा 3, और बोरॉन के पास है कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 गो है और क्लोरीन तीनों मिलकर 3 ठो ले ही लिया, तो बचा तो कुछ नहीं बचा तो 0, तो 3 प्लस 0 कितना हो गया हमारा 3, तो 3 के लिए क्या बनेगा S और P कितना आ जाएगा 2, P2 और 1S कितना हो गया sp2 हो गया 3। अगला क्वेश्चन है हमारा C2H4। इसका संरचना यहाँ पे बना लिए हैं, इसको हम लोग दूसरा फॉर्मूला से संरचना अर्थात सिग्मा बॉन्ड वाला से देखते हैं। हाइब्रिडेशन बराबर क्या होता है, अगर सिग्मा बॉन्ड वाला देखे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो जब संरचना हम लोग यहाँ बनाए हैं तो इस तरह का बना हुआ है, संरचना बनाने के लिए हम लोग को आना चाहिए C2 था 2 ठो दे दिए, हाइड्रोजन 4 है तो दोनों कार्बन को 2 ठो दे दिए, 2 ठो दे दिए, और कार्बन बनाता है 4 गो बॉन्ड, इसमें से हमारा 2 बॉन्ड इधर बन चुका है, तो इसके बीच कितना बन गया डबल बॉन्ड। अगर हम लोग नाम रखे तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे 1 ठो सिग्मा होता है और 1 ठो पाई। तो इस पूरे संरचना में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5,
तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 और प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर कौन, कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए लिखा हुआ 4, बाहरी कक्षा में कितना आया है 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। और यहाँ पे भाग कितना लिया है कार्बन का, तो ध्यान से देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 3 और 4, चारों इलेक्ट्रॉन भाग ले ही लिया है, तो कुछ नहीं बचा अर्थात 0। तो 5 + 0 हमारा कितना हो गया 5, तो 5 हो जाएगा तो क्या sp3 यानी 3 1 4 हो गया, तो D बचेगा sp3d। हमारा अगला क्वेश्चन है SO4 2-। यहाँ पे साथियों देखना है कि ATH एटॉम कितना है, फॉर्मूला लिखा गया हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ एटॉम प्लस पेयर इलेक्ट्रॉन। ATH एटॉम है 4 गो है, तो 4 प्लस लोन, तो हम लोग अगर सल्फर को देखें, सल्फर परमाणु संख्या 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना है और बाहर में तो 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 माइनस लब यहाँ लिए हुए, माइनस तब लगता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 6 पे था और 2 और ले लिया, तो इसके पास कितना हो गया टोटल 8 हो गया। और 8 है और एक ऑक्सीजन कितना लेता है 2 ठो, तो 4 को मिलकर कितना ले लेगा 8, 8 ले ही लिया, तो लोन पेयर कितना बचा 0 बचा, और जो बचा 4 + 0 कितना हो जाएगा 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp3, 3 और 1 4 खुल गया। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है NO3-। यहाँ पे सेंट्रल एटॉम कौन है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ ATH है 3, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ATH 3 प्लस लोन पेयर। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, तो इसमें बाहरी कक्षा में कितना आया है 5, तो जितना बाहरी कक्षा में आया वही हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो जब ये 5 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और यहाँ एक माइनस है, तो माइनस याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण करता है सेंट्रल एटॉम, तो माइनस लिखे हुए मतलब लिया होगा, तो नाइट्रोजन लिया होगा 1 ठो, 5 को पहले से और 1 ठो और हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा। जब 6 है और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3, एक ऑक्सीजन लेता है 2 ठो, तो 3 ऑक्सीजन मिलकर कितना लेगा 3 ऑक्सीजन मिलकर 3 दूनी 6 ले लेगा, और यहाँ पे है कितना इसके पास अब 6, तो 6 में से 6 चल ही गया, तो लोन पेयर कितना हो गया 0, तो 3 + 0 क्या हो जाएगा 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा S 1 ठो और P कितना 2, S 1 और P 2, तो 2 1 3 हो गया, ये निकल गया। हमारा अगला क्वेश्चन है NO2+। यहाँ पे भी देखते हैं ATH एटॉम कितना है, ATH एटॉम 2, तो 2 प्लस लोन पेयर यहाँ पे एगो त्यागे हुए है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 में से 1 त्याग दिया तो बचा है 4, और ऑक्सीजन 1 ठो लेता है 2, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर ले लिया 4, 4 था 4 ले लिया, तो लोन पेयर कितना हो गया कुछ बचा ही नहीं है, तो 0, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, तो हमारा क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, बस S1 और P1, तो sp हो गया हमारा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है NH4+। यहाँ पे साथ ही देखिए कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में हम लोग कितना देखा था, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में देखा था 5, 5 में से 1 त्याग चुका है, तो बचा है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका कितना बच जाएगा 4 बचेगा। और यहाँ पे ATH एटॉम कितना है 4+, और यहाँ है कौन हाइड्रोजन है, साइड एटॉम के रूप में कौन है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेता है 1 ठो, तो 4 हाइड्रोजन कितना ले लेगा 4 हाइड्रोजन मिल के ले लेगा 4 गो, तो जब 4 गो ले लिया है भाग, यहाँ नाइट्रोजन के पास है कितना एगो तो त्यागे हुए है, तो 5 था, 5 में से 1 त्याग दिया तो बचा 4, तो जब 4 बचा है तो और यहाँ हाइड्रोजन 4 को मिलकर 4 ले ही लिया, तो लोन पेयर कुछ बचा ही नहीं 0, तो 4 + 0 क्या हो गया 4, तो इसका क्या आएगा S और P कितना जाएगा 3, ये हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है H3O+। इसमें ATH एटॉम देखिए तो ऑक्सीजन के साथ ATH कितना है 3 है, तो लिख दिए 3, और ऑक्सीजन का अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा था, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, और 6 में से 1 त्यागे हुए तो कितना बचा 5, सॉरी 1 गया तो बचा 5, जब 5 बचा है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी 5 बचा हुआ है, और यहाँ ऑक्सीजन है सेंट्रल एटॉम और 3 गो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मिलकर कितना ले लेगा 3 ठो ले लेगा, जब 3 ले लिया 5 में से 3 चले गया तो कितना बचा यहाँ 2 बचा, और 2 बचा तो पेयर के रूप में कितना बचेगा 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 के लिए क्या आएगा S और P कितना 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगला है हमारा SO2-। SO2-, यहाँ पे सेंट्रल एटॉम कौन है S होगा, दोनों तरफ से ये ऑक्सीजन रहेगा, तो सेंट्रल एटॉम के साथ ATH कितना 2, तो 2 प्लस लोन पेयर,
अब हम लोग लोन पेयर के लिए पहले हम सेंट्रल एटॉम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। सल्फर का परमाणु संख्या आता है 16 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है Ne प्लस 3s2 प्लस 3p4। तो बाह्यतम कक्षा में कितना आया 6, बाह्यतम कक्षा में 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 है, एक ऑक्सीजन लेता है 2 ठो, तो 2 ऑक्सीजन मिलकर कितना ले लेगा 4 गो, और 4 गो गायब हो गया तो 6 में से जब हमारा 4 घटेगा तो कितना बचेगा 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो पेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर के रूप में होगा हमारा 1 ठो, तो कितना हो गया 2 1 हो गया 3, और जब 3 आया तो क्या आ जाएगा sp2। इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। साथ ही हम लोगों ने इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टा आईडी का लिंक दे दिया गया, वहाँ जाकर और इंस्टा पे हमें डीएम करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। साथियों, शायद आपको राइटिंग फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, तो फ्रेश राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें।